चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसका नाम है एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी। आ जाइए एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी के चैप्टर में, छोटा सा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट भी साथ में करा दूंगा। आ जाइए एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में। सर एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो सकता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो सकता है। सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जाना, इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जाना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? अरे डेफिनेशन याद कर, सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, व्हाट यू आर रिसीविंग इज फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी, या फिर अगर आपको आरबीआई परमिट करती है तो आईएनआर भी चलेगा, एंड यू बोथ आर नॉट मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसे हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। यस सर, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी तो सर ऑलरेडी एक टॉपिक है जो यहां वहां पढ़ लिया जाता है, फटाफट पढ़ लेते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स लेके जाना एक्सपोर्ट्स होता है। सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, सप्लाईज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, व्हाट यू आर रिसीविंग इज फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी, या फिर अगर आरबीआई ने परमिट किया है तो आईएनआर, एंड यू बोथ आर नॉट मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उस केस में आपकी सप्लाई को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो सर, हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई होगा। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, सेक्शन नंबर 16 बोलता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज जीरो रेटेड सप्लाई। लेकिन सर एक्सपोर्ट्स तो जीरो रेटेड होते हैं, लेकिन जीरो रेटेड करने का दो तरीका होता है। क्या दो तरीका होता है सर? एक तो या तो आप एलयूटी या बॉन्ड दे दीजिए और आईटीसी का रिफंड ले लीजिए, या आईजीएसटी पे कीजिए और आईजीएसटी का रिफंड ले लीजिए। सेक्शन नंबर 16(3)(a बोलता है सप्लाई अंडर एलयूटी या बॉन्ड कीजिए, आईजीएसटी पे मत कीजिए। जो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी था उसका रिफंड दिया जाएगा। सर आईटीसी का रिफंड तो आपने पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 54(3) रेड विथ रूल नंबर 89(4). यस सर, आपने यही तो पढ़ाया था रूल नंबर 89(4) में कि अनयूटिलाइज आईटीसी जीरो रेटेड सप्लाई के केस में रिफंड दिया जाएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। आपको फाइल करना होता है रिफंड एप्लीकेशन, फॉर्मूला बेस्ड रिफंड होता है। यस सर, फॉर्मूला होता है नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर। यस सर, याद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सर और जीएसटी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट आपको रिफंड दे देता है, ठीक है सर। अगर आईजीएसटी पेमेंट पे एक्सपोर्ट किया है तो सर, तो जो आपने आईजीएसटी पे किया है उसका रिफंड मांग लीजिए। यहां आपको रिफंड सेक्शन नंबर 54(1) रेड विथ रूल नंबर 96 दिया जाता है। रूल नंबर 96 में आपको पढ़ाऊंगा। क्या होता है ना, जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईटीसी का रिफंड मांगते हो तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट रिफंड देता है। लेकिन अगर आपने आईजीएसटी पे किया और आईजीएसटी का रिफंड मांग रहे हो तो सर उस समय क्या होता है, आपको कस्टम डिपार्टमेंट रिफंड देता है। उसका स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में भी दो तरीके होते हैं सर, या तो आप एलयूटी दीजिए, आईटीसी का रिफंड ले लीजिए, सेम चीज है सर। आप एलयूटी दीजिए, क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, सेक्शन नंबर 54(3) रेड विथ रूल नंबर 89(4) जो फॉर्मूला बेस्ड रिफंड है, आपको रिफंड दिया जाएगा। रिफंड एप्लीकेशन लगाइए सर, 2 साल में रिफंड एप्लीकेशन लगाइए, एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। यस सर, सारा स्टोरी सेम है। रिफंड विल बी बेस्ड ऑन ए फॉर्मूला एंड प्रोसेस कौन करेगा? जीएसटी डिपार्टमेंट ही प्रोसेस करेगा। सर्विसेज के मामले में याद रखिएगा, क्योंकि कस्टम्स इन्वॉल्व नहीं होता है सर्विस के मामले में, तो रिफंड ऑफ चाहे आईटीसी हो चाहे आईजीएसटी पेड हो, आपको हमेशा रिफंड कौन देगा? जीएसटी डिपार्टमेंट ही देगा। तो सर सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अगर आपने किया है तो क्लेम रिफंड ऑफ द आईजीएसटी पेड, सेक्शन नंबर 54(1) रेड विथ रूल नंबर 89 बोलता है रिफंड एप्लीकेशन लगाइए। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के दिन से 2 साल में जाइए, भाग बेटा भाग। आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मामला है तो आप जब रिफंड क्लेम कर रहे हो 2 साल में जाइए, फ्रॉम द रेलेवेंट डेट 2 साल में जाइए, रिफंड एप्लीकेशन दीजिए। रिफंड एप्लीकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा। 60 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। नहीं दिया तो विद इंटरेस्ट आपको रिफंड दिया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए, मैंने अभी तक आपको क्या बोला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, इंटरस्टेट सप्लाई होता है, आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट्स को हमेशा जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है। और जीरो रेटेड करने के 2 तरीके होते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में भी एक तो आप एलयूटी दे दीजिए, आईटीसी का रिफंड ले लीजिए। आईटीसी का रिफंड
फॉर्मूला बेस्ड रिफंड होगा जो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट देगा। और सर आईजीएसटी अगर आपने पे किया है, आईजीएसटी का रिफंड आपको दे दिया जाएगा। लेकिन यहां पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में आईजीएसटी का रिफंड जो आपको दिया जाता है वो बाय द प्रॉपर ऑफिसर जो कस्टम्स पे बैठा होता है, कस्टम पोर्ट पे बैठा होता है, वो आपका आईजीएसटी का रिफंड करता है। सर्विसेज के मामले में क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, अगर आपने एलयूटी दिया है तो आईटीसी का रिफंड बेस्ड ऑन फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। अगर आपने आईजीएसटी दिया है तो कंप्लीट आईजीएसटी जो पे किया था ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस उसका रिफंड आप ले सकते हो। रिफंड एप्लीकेशन डालिए, प्रोसेसिंग होगा, रिफंड दे दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, जो ये आप रिफंड लेते हो ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी, उसके लिए एक रूल नंबर 96A है जो हम पढ़ेंगे। और रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड जो होता है, जो आईजीएसटी पे करके फिर आप रिफंड लेते हो, उसके लिए रूल नंबर 96 होता है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो सर चलिए पहले पढ़ते हैं रूल नंबर 96A। रूल नंबर 96A क्या बोलता है कि अगर आप एलयूटी देके फिर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको आईटीसी का रिफंड मिलता है। तो सर कैसे करेंगे? तो पहले ये बोलता है रूल नंबर 96A कि कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है अंडर एलयूटी और बॉन्ड। ये बोलते हैं प्रायर टू एक्सपोर्ट, ये आपको रूल क्या बताता है कैसे करना है। रूल बोलता है प्रायर टू एक्सपोर्ट आपको ऑनलाइन जाके एक बॉन्ड या एलयूटी देना पड़ता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इन जीएसटी आरएफडीज 11। सर एलयूटी क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है, आपके लेटरहेड पे जाता है। बॉन्ड क्या होता है? स्टैम्प पेपर पे जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है। सर जीएसटी आरएफडी 11 एक फॉर्म है, वो आपको फिल करना है, मतलब एलयूटी या बॉन्ड देना है जीएसटी आरएफडी 11। किसको देना है? जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को देना है। ठीक है सर, मैं एलयूटी दे दूंगा, जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है आरएफडी 11 उस मैनर में ही अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को दे दूंगा प्रायर टू एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो अंडर एलयूटी या बॉन्ड, याद रखिएगा एलयूटी और बॉन्ड के अंडर अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हमेशा पहले एक्सपोर्ट से पहले आपको एक बॉन्ड या एलयूटी देना है। ठीक है सर। उसके बाद यू हैव टू बाइंड योरसेल्फ। उस बॉन्ड में आपने क्या लिखा है? सर मैं टैक्स दे दूंगा और इंटरेस्ट भी पे करूंगा इफ, अगर मैंने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किए विद इन 15 डेज आफ्टर 3 मंथ्स। सर अगर मैंने 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं किया, विद इन 3 मंथ्स अगर मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड, तो सर जो भी मेरा जीएसटी वगैरह बनता है, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं अंडर एलयूटी या बॉन्ड, तो मैं जीएसटी तो पे, सर मैं जीएसटी तो पे नहीं कर रहा और मैं आईटीसी का रिफंड मांग रहा हूं। अगर मैंने 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं किया तो जैसे ही 3 महीने खत्म होंगे उसके 15 दिन के अंदर जो भी टैक्स मेरे को देना चाहिए था ऑन द एक्सपोर्ट, अलॉन्ग विद दैट जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है वो मैं दे दूंगा। या फिर अगर सर्विसेज का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ 1 साल के अंदर, आफ्टर 1 ईयर विद इन 15 डेज में क्या करूंगा, जो मेरे को जीएसटी, मैंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर दिया, अगर मैंने पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड सर, तो 1 साल खत्म होने के बाद विद इन द नेक्स्ट 15 डेज मैं आपका जो भी जीएसटी बनता है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आपको दे दूंगा। ये बोलना है आपको। ठीक है सर। उसके बाद एक्सपोर्ट डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस इन जीएसटीआर 1, आपको अपना जो एक्सपोर्ट इनवॉइस है रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस जीएसटीआर 1 में फर्निश करना है, वो ट्रांसमिट किए जाएंगे टू द कस्टम सिस्टम फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। कि सर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम जो आइस गेट का वेबसाइट है उसमें आपने अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो जो आपने किया है वो गुड्स एक्चुअली एक्सपोर्ट हुए या नहीं हुए उसको देखने के लिए वो क्या करेंगे, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम को आपको एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के डिटेल भेजे जाएंगे ताकि देखा जाएगा कि एक्चुअली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है सर। व्हेन गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड विद इन टाइम एंड रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू पे द अमाउंट, मैंने आपको बोला ना अगर 3 महीने में आपने एक्सपोर्ट नहीं किया तो सर 3 महीने के बाद 15 दिन में आप पैसे वापस दे देना, जो आपका एक्सपोर्ट पे टैक्स बनता है वो आप गवर्नमेंट को दे देना। When goods are not exported within time and registered person fails to pay the amount, आपने 15 दिन में जो टैक्स है along with interest नहीं दिया है तो एलयूटी या बॉन्ड फैसिलिटी विड्रॉ कर लिया जाएगा और रिकवरी आपसे स्टार्ट कर लिया जाएगा ऑफ द टैक्स जो उस एक्सपोर्ट पे बनता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 50। ठीक है सर। फैसिलिटी रिस्टोर कर दिया जाएगा अगर आपने जो अमाउंट ड्यू था वो दे दिया। एलयूटी नॉट अलाउड फॉर दोज who are prosecuted for offense of tax evaded greater than 250 लाख। चोरों के लिए एलयूटी फैसिलिटी नहीं है, चोर लोग को तो हमेशा बॉन्ड ही देना पड़ेगा
लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप लेटरहेड पे देते हो और बॉन्ड आप स्टैम्प पेपर पे देते हो। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अगर आपको जेल भेजा गया था फॉर एन ऑफेंस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड ग्रेटर देन 250 लाख था। ठीक है सर। प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 एप्लीकेबल मुटाटिस मुटेंडिस विद रिस्पेक्ट टू जीरो रेटेड सप्लाई टू एससीजेड यूनिट और डेवलपर। जब एससीजेड यूनिट या डेवलपर को सप्लाई करते हो तब भी ये बोल रहे हैं आपको एलयूटी या बॉन्ड दे सकते हो। वो सेम टू सेम जो यहां पे लिखा हुआ है वो विद रेस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स भी अप्लाई करता है एंड एससीजेड यूनिट को जब आप सप्लाई करते हो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई होता है, उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट सर, रिफंड ऑफ आईजीएसटी, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। अगर आपने इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं और उस पे देखिए सर मैंने एक्सपोर्ट किया, मैंने इंडिया से गुड्स अगर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया और इस पे आईजीएसटी पे किया है तो इस आईजीएसटी का जब मैं रिफंड मांगता हूं ना तो उस रिफंड के बारे में रूल नंबर 96A बताता है। रूल नंबर 96A बोलता है कि सर आप जब रिफंड मांगते हो ऑफ द आईजीएसटी पेड, सुन लीजिए आपने क्या किया, आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है सर, और इन एक्सपोर्टेड गुड्स पे आपने क्या किया है, आपने आईजीएसटी पे किया है। इस आईजीएसटी को जो आपने पे किया है उसका रिफंड आपको कस्टम पोर्ट पे बैठा हुआ जो प्रॉपर ऑफिसर है ना वही आपको इस आईजीएसटी का रिफंड देता है। एक्चुअली क्या होता है, कस्टम पोर्ट पे भी एक प्रॉपर ऑफिसर जो जीएसटी का होता है उसको बैठा दिया जाता है कि सर आप ध्यान रखिए कि इंडिया से गुड्स एक्चुअली इंडिया के बाहर गए हैं क्या, क्योंकि ये व्यक्ति बोल रहा है कि जो मैंने आईजीएसटी पे किया है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स उसका रिफंड चाहिए। ठीक है सर, तो यहां बोला गया है शिपिंग बिल इज डीम्ड रिफंड एप्लीकेशन। यहां जब आप एक्सपोर्ट करते हो ऑफ गुड्स तो आप ऑनलाइन आइसगेट की वेबसाइट में जाके शिपिंग बिल फाइल करते हो। यस सर, हमें याद है शिपिंग बिल फाइल करते हैं। आपने शिपिंग बिल फाइल किया, मास्टर ऑफ द वेसल जो है, मास्टर ऑफ द वेसल क्या करता है, डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल करता है कि ये गुड्स मैं लेके जा रहा हूं। सुनिए, आपने शिपिंग बिल फाइल किया एंड एप्लीकेशन डीम्ड टू बी फाइल्ड ओनली व्हेन person in charge files the departure manifest, export manifest or export report in case of road covering the name and number of the shipping bill and or bill of export। याद रखिएगा, आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया कि सर मैंने ये गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, उसके बाद इसने एक डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल कर दिया और आपका शिपिंग बिल इस डिपार्चर मैनिफेस्ट में मेंशन्ड है, शिपिंग बिल का नंबर, तभी आपका रिफंड एप्लीकेशन फाइल माना जाएगा। और प्लस आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया बोल रहे हो ना, तो अरे जीएसटीआर 3 भी फाइल करो, आईजीएसटी पे करो, तभी आपका रिफंड एप्लीकेशन डीम टू बी फाइल मान दिया जाएगा। पहला बात, आपने शिपिंग बिल फाइल किया, उसने डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल किया और आपने आईजीएसटी पे करते हुए जीएसटीआर 3 भी लगा दिया, तो ये बोल रहे हैं कि सर एप्लीकेंट फर्निशेस जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 3B प्लस एक नया अमेंडमेंट आया है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा तभी आपको रिफंड दिया जाएगा। एप्लीकेंट हैज अंडरगोन आधार ऑथेंटिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर 10B। रूल नंबर 10B बोलता है अगर आपको इंडिविजुअल ऑथराइज सिग्नेटरी मैनेजिंग और ऑथराइज पार्टनर एंड करता हो आप, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी हो गया है। अगर आपको रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करना है, रिवोकेशन एप्लीकेशन जो होता है सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करना है वो, प्लस आप जब भी अपना रिफंड के लिए एप्लीकेशन देते हो तो रिफंड एप्लीकेशन आधार ऑथेंटिकेशन कराने के बाद ही आपका रिफंड एप्लीकेशन एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, पहले आपने क्या किया, सर मैंने शिपिंग बिल फाइल कर दिया। सेकेंडली, जो मास्टर ऑफ द वेसल गुड्स लेके जा रहा था उसने डिपार्चर मैनिफेस्ट में मेरा शिपिंग बिल का नंबर डाल दिया है, प्लस मैंने बोला है आईजीएसटी पे किया है, तो आईजीएसटी पे करने के लिए मैंने जीएसटीआर 3 भी फाइल करके आईजीएसटी पे कर दिया। तो ये बोलते हैं डिटेल्स ऑफ द एक्सपोर्ट इनवॉइस। अब आप क्या करोगे, अब अपना जीएसटीआर 1 भी तो फाइल करोगे। जीएसटीआर 1 में ये जो एक्सपोर्ट किया आपने वो एक्सपोर्ट इनवॉइस, अरे आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल होता है, एक्सपोर्ट इनवॉइस का डिटेल डालोगे ना। ठीक है सर, डिटेल्स ऑफ द एक्सपोर्ट इनवॉइस विल बी ट्रांसमिटेड टू कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। ये क्या करेंगे, आपने देखिए आप बोल रहे हो आपने एक्सपोर्ट किया है, तो आप क्या करोगे, आप अपना जीएसटीआर 1 लगाओगे, जीएसटीआर 1 में एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का डिटेल्स दोगे। ये एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का डिटेल क्या करेंगे, जीएसटी पोर्टल से आइसगेट जो पोर्टल है, आइसगेट जो कस्टम्स का ऑटोमेटेड पोर्टल है, वहां पे ट्रांसमिट किया जाएगा ताकि वो चेक कर पाए कि एक्चुअली गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हुए हैं। ठीक है सर, उसके बाद अपॉन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएसटीआर 3B बीइंग फर्निश्ड
एक बार आपने जीएसटीआर 3B भी फाइल कर दिया और अपना आईजीएसटी पे कर दिया, तो सर यहां जो कस्टम पोर्ट पे बैठा हुआ प्रॉपर ऑफिसर है वो आपका जीएसटी रिफंड इनिशिएट कर देगा। यही बोला गया है। देखिए क्या बोल रहा है कि सर आइसगेट और प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम विल प्रोसेस द जीएसटी का रिफंड। हमेशा याद रखिएगा, आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का डिटेल ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने शिपिंग बिल फाइल किया, डिपार्चर मैनिफेस्ट में आपका शिपिंग बिल का नंबर है, प्लस आपने आईजीएसटी पे कर दिया इन योर जीएसटीआर 3B, तो सर आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। बस इतना सा बात है। ये कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, आपने जैसे ही आईजीएसटी पे कर दिया, आपने शिपिंग बिल भी फाइल कर दिया है, यहां जो शिप का जो मास्टर था उसने डिपार्चर मैनिफेस्ट में बोल दिया है हाँ ये शिपिंग बिल रिलेटेड गुड्स में लेके जा रहा हूं, तो सर ऑफिसर कंफर्म हो गया कि सर आपके गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो गए हैं, आपने जीएसटी भी पे कर दिया है, तो ये जीएसटी का आपको रिफंड दे दिया जाएगा। पहले लिया जीएसटी, फिर जीएसटी का रिफंड दे दिया गया, ठीक है। सर कभी कभी क्या होता है, विदहोल्ड भी कर दिया जाता है। ये ऑफिसर जो आपको ये जीएसटी रिफंड करने वाला था, ये विदहोल्ड कर देगा। समझ लीजिए आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए इन कॉन्ट्रावेंशन, या फिर आपका जो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर है उसने इसको बोला है कस्टम ऑफिसर तू इसका जीएसटी का रिफंड मत देना। प्रॉपर ऑफिसर एट ऑफ जीएसटी एट कस्टम पोर्ट जो बैठा हुआ है उसको आपका जीएसटी का ऑफिसर क्या करेगा, बोलेगा इसका जीएसटी का रिफंड मत देना, रमेश का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। अपॉन रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम जुरिस्डिक्शनल सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स ऑफिसर और प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइंस गुड्स आर इन वायलेशन। मतलब आपके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने इसे बोला कि आप जीएसटी का रिफंड मत दीजिए, या फिर इसे पता चल गया कि आपने एक्सपोर्ट किया था अंडर वायलेशन, तो आपका जीएसटी का रिफंड विदहोल्ड कर लिया जाएगा। और जैसे ही आपका जीएसटी का रिफंड विदहोल्ड किया जाएगा, आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर आपको इन्फॉर्म करेगा इन जीएसटी RFD 07 पार्ट ए ऑफ RFD 07 कि हमने आपका रिफंड को विदहोल्ड कर लिया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अपॉन विदहोल्डिंग, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ आईजीएसटी एट द कस्टम स्टेशन शैल इंटीमेट द जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। ये क्या करता है, ये इसको बता देता है कि विदहोल्डिंग हो गया है, और ये आपको बता देता है कि हमने विदहोल्ड कर लिया है। अपॉन ट्रांसमिशन ऑफ इंटीमेशन, प्रॉपर ऑफिसर सेंट्रल टैक्स विल पास एन ऑर्डर इन पार्ट ए ऑफ जीएसटी RFD 07 कि आपका रिफंड विदहेल्ड हो गया है। सुनिए बाबा, आपने क्या किया, आपने एक्सपोर्ट करना था तो आपने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, जीएसटीआर 1 में एक्सपोर्ट इनवॉइसेस डाल दिया। उसके बाद सर, उसके बाद यहां पे प्रॉपर ऑफिसर कस्टम पोर्ट पे बैठा हुआ था, आपने क्या किया, आपने अपना शिपिंग बिल फाइल कर दिया। जो ये जो मास्टर ऑफ द शिप था, इसने डिपार्चर मैनिफेस्ट में आपका शिपिंग बिल का नंबर वंबर डाल के बता दिया कि मैं इसका गुड्स लेके जा रहा हूं, ठीक है सर। अब आपने जैसे ही जीएसटीआर 3B फाइल किया, जीएसटीआर 3B में आपने आईजीएसटी वगैरह पे कर दिया, तो ये प्रॉपर ऑफिसर एट कस्टम पोर्ट क्या करेगा, आपका जीएसटी का रिफंड इनिशिएट कर देगा। जो आईजीएसटी का रिफंड था वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। लेकिन सर आपके ऊपर बैठा हुआ है आपका बॉस, अगर आपका बॉस बोले या इसे खुद लगे कि कुछ वायलेशन वगैरह है, तो आपका रिफंड को विदहोल्ड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका रिफंड को विदहोल्ड किया जाएगा, ये इसे बता देगा कि हमने रिफंड विदहोल्ड कर लिया है, और ये आपको बता देगा इन जीएसटी RFD 07 पार्ट ए में कि आपका रिफंड विदहोल्ड कर लिया गया है। दैट्स इट, कि हम आपका रिफंड नहीं दे रहे हैं, ये कारण है, हमने विदहोल्ड कर लिया है। अगर सर समझ लीजिए रिफंड जो विदहोल्ड किया था वो आपको देना चाहते हैं वो, तो सर एप्लीकेंट एंटाइटल्ड टू द विदहेल्ड रिफंड देन जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर शैल प्रोसीड टू रिफंड। मतलब अगर आपका जो विदहेल्ड रिफंड था आपको रिफंड दिया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, आपको जीएसटी RFD 07 पार्ट बी में बता देंगे कि हमने आपका रिफंड विदहेल्ड जो था वो रिलीज कर दिया है। पहले एक रिफंड सैंक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा, उसके बाद फॉर रिलीज ऑफ विदहेल्ड रिफंड पार्ट बी ऑफ जीएसटी RFD 07 में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। सर आपका ऑफिसर क्या करेगा, एक रिफंड सैंक्शन ऑर्डर RFD 06 इशू करेगा। उसके बाद पार्ट बी ऑफ जीएसटी RFD 07 में आपका विदहेल्ड रिफंड भी रिलीज कर दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको दे देगा, ठीक है सर। फॉर नोटिफाइड गुड सेंट्रल गवर्नमेंट में रिफंड आईजीएसटी टू गवर्नमेंट ऑफ भूटान एंड नॉट टू एक्सपोर्टर। आपने एक्सपोर्ट किया है भूटान को, तो उसमें क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ भूटान को हम रिफंड देंगे और आपको नहीं देंगे। फॉर नोटिफाइड गुड्स ऐसा प्रोविजन है कि आपने अगर गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं भूटान में, तो रिफंड आपको नहीं देगा गवर्नमेंट ऑफ भूटान को रिफंड दे दिया जाएगा, ठीक है।
फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन सर्विसेज, सर्विसेज का रिफंड में क्या होगा सर, यहां तो शिपिंग बिल वगैरह फाइल नहीं होता, सर्विसेज के केस में नॉर्मल RFD 01 फाइल कीजिए, जीएसटी डिपार्टमेंट ही आपका रिफंड से डील करेगा। फाइल रिफंड एप्लीकेशन एंड इट शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 89। नॉर्मली डील किया जाएगा, रिफंड एप्लीकेशन लगाइए, एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, 60 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। रूल नंबर 96B बोलता है कि जब आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो आपको रिफंड तभी दिया जाएगा जब आपने पेमेंट रियलाइज किया है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तभी होता है जब सप्लाईज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया और आपको फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी मिला है, तभी उसे हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। यस सर। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में तो इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जाना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया। यस सर। अब इसमें अगर आपने पैसे रिकवर नहीं किए तो सर आपको तो रिफंड दे दिया गया था, क्योंकि आपने इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स लेके गए तो एक्सपोर्ट मान लिया गया और आपको रिफंड दे दिया गया। आपने गवर्नमेंट को बोला सर मैं तो इंडिया के बाहर लेके गया, अब एक्सपोर्ट हो गया, रिफंड दीजिए। गवर्नमेंट ने रिफंड दे दिया, हाँ सर शिपिंग बिल फाइल किया, डिपार्चर मैनिफेस्ट में मेरा नाम है, आईजीएसटी पे किया था, रिफंड मिल गया। अब रिफंड तो दे दिया, लेकिन फॉरेन करेंसी रियलाइज करना बहुत जरूरी है। सर मैंने अगर फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं किया तो रूल नंबर 96B बोलता है रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस का नहीं। क्यों सर, सर्विस के मामले में तो आपको रिफंड दिया ही नहीं जाएगा अगर आपने फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं किया, लेकिन गुड्स के मामले में इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स लेके जाना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का रिफंड दे दिया जाता है विदाउट पेमेंट रियलाइजेशन। अब अगर आपने फेमा के टाइम लिमिट के अंदर एक्सपोर्ट का जो फॉरेन करेंसी था वो रियलाइज नहीं किया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में, तो जो आपका जीएसटी था, जिसका आईजीएसटी का रिफंड या आईटीसी का रिफंड दिया गया था, उसका रिकवरी कर लिया जाएगा। इफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड, द पर्सन टू होम रिफंड इज मेड shall deposit the amount refunded to the extent of non realization of sale proceed along with interest within 30 days। जो टाइम लिमिट ऑफ फेमा होता है उसके अंदर अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड इंडिया में नहीं लाए तो सर विद इन 30 डेज पैसे डिपॉजिट कर देना अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। नहीं किया, फेलियर टू डिपॉजिट अमाउंट शैल बी रिकवर्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 73 एंड 74। डिमांड ऑर्डर आएगा as is applicable for recovery of erroneous refund along with interest। ऐसा माना जाएगा कि जो आपको रिफंड दिया था वो erroneous रिफंड था। फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous रिफंड 3 साल और 5 साल में डिमांड ऑर्डर आपको दे दिया जाएगा और along with interest फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous रिफंड आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। ठीक है सर। नो रिकवरी, समझ लीजिए सर मैं तो बहुत सारे एक्सपोर्ट करता हूं, सर मैं तो बहुत सारे एक्सपोर्ट करता हूं, एक एक्सपोर्ट का पैसा नहीं आया, मेरे साथ ऐसा करोगे? तो सर कभी कभी क्या होता है, अगर आपने पैसे रिकवर नहीं किए तो आरबीआई बोल देता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये जो ट्रांजैक्शन था इसका इसने पैसे रिकवर नहीं किए हैं, फॉरेन करेंसी नहीं लाया है, फिर भी छोड़ देते हैं इसको। अगर आरबीआई ने आपको छोड़ दिया, इफ आरबीआई राइट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेक्स ऑन मेरिट, तो आपसे रिकवरी नहीं किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपने एक्सपोर्ट किया, रिफंड दे दिया गया है, आप विद इन टाइम लिमिट एज पर फेमा अगर पैसे ले आते हो तो वेरी गुड, नहीं लाए तो विद इन द नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द डेट आपको रिफंड दिया गया था टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिटर्न कर देना है। नहीं किया तो सर जिस दिन आपको रिफंड दिया गया था उससे 3 साल या 5 साल के अंदर आपको डिमांड ऑर्डर देके आपसे पैसे रिकवर किए जाएंगे विद इंटरेस्ट। ठीक है सर। इफ सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज पोस्ट रिकवरी, सर रिकवरी कर लिया गया उसके बाद मैंने फॉरेन करेंसी रियलाइज कर दिया, तो आप प्रोड्यूस कीजिए एविडेंस विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन एंड रिकवर्ड अमाउंट शैल बी रिफंडेड। जो आपसे रिकवरी किया गया था वो आपको पैसे वापस दे दिए जाएंगे। मेरे को ये 96B बहुत अच्छा लगता है सेक्शन। रूल नंबर 96B यही बोलता है कि सर गुड्स के मामले में अगर आपने इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स ले गए तो उसे एक्सपोर्ट मान लिया जाता है और आपको रिफंड दे दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा फेमा जो टाइम लिमिट बोलता है उसके अंदर आपके उसके अंदर आपका फॉरेन करेंसी आ जाना चाहिए। अगर आपने फॉरेन करेंसी नहीं लाया है तो सर, अगर आपने विद इन द टाइम लिमिट एज पर फेमा फॉरेन करेंसी नहीं लाया तो सर आप जो भी अमाउंट ऑफ रिफंड आपको दिया गया था, या तो आईटीसी रिफंड या आईजीएसटी का रिफंड, वो प्लीज वापस पे कर दीजिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड टिल द डेट ऑफ पेमेंट। आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 50, जो भी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 50। और फिर ये बोलते हैं कि सर
अगर रिफंड रियलाइज हो गया, अगर आपने वापस रिटर्न कर दिया, अगर आपने रिटर्न कर दिया तो वेरी गुड। रिटर्न करने के बाद आपने अगर फॉरेन करेंसी रियलाइज कर लिया तो सर जो आपने रिटर्न किया था अमाउंट वो आपको वापस दे दिया जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह वापस नहीं दिया जाएगा, जो पेमेंट आपने किया था उसका रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन जो रिकवर्ड अमाउंट था वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह आपको रिटर्न नहीं किया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी में मेरे को एक लगता है एक डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का। सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, पेमेंट अगर आपको फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी में आ रहा है या फिर आपको आईएनआर में आ रहा है, इन केस जहां भी आरबीआई परमिट करता है, एंड आप दोनों मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो, तो उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। यस सर, पॉइंट क्लियर है, हमेशा याद रखिएगा। बाकी इस चैप्टर में एक छोटा सा सर्कुलर है, वो भी बोल देता हूं, सुन लीजिए। सर्कुलर क्या बोलता है? सर सर्कुलर है, यस बाबा, एक छोटा सा सर्कुलर है, मैं आपको दिखा देता हूं, इस चैप्टर के लास्ट में है ये, क्लैरिफिकेशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी। सर इस केस में ये क्या बोलता है, क्विकली एक बार बोल देता हूं, बस आपको याद हो जाएगा। सुनिए, मुझे इंडिया में समझ लीजिए एक फॉरेन पर्सन था, यूएस का एक बंदा था, यूएस के बंदे को एक सॉफ्टवेयर बनवाना था, उसने मुझे बोला कि $1,00,000 दूंगा। कितना? $1,00,000 दूंगा। मैंने बोला ठीक है, बन जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। मैं हूं सप्लायर, ये है रिसिपिएंट। सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, और मुझे फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी भी मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। लेकिन पता है क्या हुआ, बीच में मैंने एक बंदे को इन्वॉल्व कर लिया, मैक्सिको का। मैंने इसे बोला कि सर 60% ऑफ द सर्विसेज मैं दूंगा, तो आप मुझे $60,000 दे दीजिए, ठीक है, और रिमेनिंग $40,000। देखिए बाबा, इसे मैंने बोला बिल टू मी, लेकिन तू क्या कर, तू सर्विस इसको प्रोवाइड कर दे। तो मेक्सिको वाले बंदे ने इसे सर्विस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन बिल मुझे दिया। मैंने क्या किया, सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने यहां 60% सर्विस प्रोवाइड किया, 40% सर्विस यहां से प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया, $60,000 मुझे दे दिए, और मैंने क्या किया, यहां से डायरेक्टली पेमेंट $40,000 का यहां करा दिया। तो गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा, क्या जो मैंने ये सर्विस दिया $1,00,000 का पूरा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोल सकता हूं मैं? गवर्नमेंट ने बोला हाँ बोल सकते हो, लेकिन आपने जो ये मेक्सिको वाले बंदे से सर्विस लिया, इसको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलते हुए इस पे जीएसटी अंडर आरसीएम पे कर देना। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यस सर, पॉइंट समझ में आ गया है। देखिए क्या बोलता है, यहां पे एक बार पढ़ देता हूं। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, आउटसोर्सेज ए पोर्शन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन located outside India, what would be the tax treatment of the said portion of the contract in the hand of the exporter? There may be instance where the full consideration for the outsourced service is not received by the exporter in India. यहां गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, where an exporter of services in India is supplying certain services to a recipient outside India, where whole or partly through other supplier of services located outside India, the following two supplies are taken place: supply of service from the exporter of service located in India to the recipient outside India for the full contract value, import of service located in India from the supplier of service located outside India with respect to the outsourced portion. Thus, the total value of the consideration as agreed between the exporter of service and the recipient located outside India can be considered as export of service if all the condition under section number 26 of the IGST Act is satisfied. ठीक है सर, it is clarified that the supplier located in India would be liable to pay GST on RCM basis on importation of service on that portion of service which has been provided by the supplier located outside India to the recipient outside India. Furthermore, the supplier of service located in India would be eligible to take ITC of the IGST paid. ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए। मैंने क्या किया, 40% सर्विस यहां से दिलवा दी, 60% सर्विस इंडिया से दी। गवर्नमेंट ने बोला रमेश सिंपल है, तूने जो सर्विस दिया है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टोटल $1,00,000 को हम $1,00,000 को हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लेंगे, इस पे कोई आईजीएसटी नहीं आएगा, लेकिन प्रोवाइडेड तूने जो इससे बिल लिया था उसको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस मानते हुए उस पे जीएसटी अंडर आरसीएम पे करे। एंड सर बिकॉज यू आर ए बिजनेस एंटिटी, इस जीएसटी का आपको आईजीएसटी क्रेडिट भी दे दिया जाएगा। आपने जो आप सर्विस इंडिया के बाहर दिया उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाएगा, प्रोवाइडेड सर आपने जो आउटसोर्स करा के सर्विस इंडिया से बाहर में दिलवा दी, उस सर्विस के लिए आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस मानते हुए जीएसटी अंडर आरसीएम
पे करना है। बस इतना सा क्लैरिफिकेशन था। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर्कुलर भी मैंने यहां क्लैरिफाई कर दिया। यहां मेरा कंप्लीट डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी क्लोज होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल, डन।